बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। मौसम तो इस्लामाबाद का इस वक्त बहुत अच्छा है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट से खबरें आ रही हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह मुल्क की सोए हुए आइन और कानून को जगाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी होश के नाखून ले लें। एक बारूदी सुरंग उन्होंने फिर लगाई है कि ये जो आइनी बेंच में बार बार तोसी की जा रही है, इस पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को दोबारा से मद्देनजर रखा जाए, को देखा जाए, बार बार तोसी नहीं की जाए। एक खत उनका सामने आया, क्या इससे सोया हुआ निज़ाम जागेगा, कोई हरकत में आएगा, या फिर जैसे सिस्टम चल रहा है, जैसे उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने अपने आप को वोट दे दिया था, मैं अपना फेवरेट हूँ, मुझे इस बेंच का हेड बनाएं, ऐसे सिस्टम चलता रहेगा। दूसरा, हाई कोर्ट से जो खबरें आ रही हैं वो भी कोई अच्छी नहीं है। अदलिया के लिए ये क्या और जिसे कहते हैं घुटन का माहौल पैदा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखिए, घुटन का माहौल तो है, बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि अदलिया की गर्दन पर किसी का पाँव आया हुआ तो ये गलत नहीं होगा। जजेस सफोकेट हो रहे हैं, घुटन बढ़ रही है, और ये घुटन आप चंद बार एसोसिएशनों को या चंद रहनुमाओं को, चंद वकीलों को आप प्लाट देकर या उनके चैम्बर बनाकर ये घुटन आप ख़त्म नहीं कर सकते। ये घुटन एक पूरे इदारे को, अदलिया बतौर इदारा, ये घुटन महसूस हो रही है। और मेरे ख्याल में घुटन जब बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो इसका अल्टीमेटली कोई ना कोई संगीन नतीजा निकलेगा। लेकिन इस वक्त जो मफाद परस्त टोला, वो हुकूमत में हो, इस्टेब्लिशमेंट में हो, या अदलिया के अंदर मौजूद वो जजेस हो, मेरे ख्याल में उनको इस चीज़ से कोई परवाह नहीं है कि अदलिया बतौर इदारा, उसकी साख आवाम में कितनी तबाह हो रही है, आवाम अदलिया के बारे में क्या राय रखने लगी है। और अदलिया का एक इमेज, हम तो पहले ही 140 में से 139 नंबर पर थे शायद, और अब हम पता नहीं अभी 140 141 शुरू हो गई है साथ इस्लामाबाद। पहले इस्लामाबाद में बड़े अरसे के बाद बारिश हुई, और वेलकम करते हैं वैसे, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। और आज तो जो दर्जा हरारत बताया गया गिलगित और कोयटा में, आप देखें 37 और 38 डिग्री पहुंचा हुआ है। हाँ। तो ये इससे इतना टेम्परेचर कभी भी पहले गिलगित के जो इजला हैं वहाँ पर ये नहीं देखा गया था। बहरहाल, अब अदलिया के हवाले से कुछ लोग ये भी ओपिनियन रखते थे कि जज जिनको साइड लाइन कर दिया गया है, ये अगर कुछ कर नहीं सकते तो ये रिज़ाइन कर दें, घर चले जाएं बतौर एहतजाज। तो मेरे ख्याल में आज जस्टिस मंसूर अली शाह के इस खत से हमें एक चीज़ ये भी पता चल गई कि जब तक आप मैदान में मौजूद हैं, आपके पास कोई भी ऐसा मौका आया तो आपके पास वहाँ पर शॉट खेलने का इम्कान मौजूद है। लेकिन अगर आप स्टेडियम छोड़कर बाहर जाकर बैठ जाएंगे तो फिर आप जो ग्राउंड के अंदर हो रहा है, आप वहाँ पर फिर आप कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, कोई आपकी इनपुट नहीं होगी। हो सकता है कि आपके कोई डाइव लगाकर कैच करने से कोई खिलाड़ी जो एक पार्टनरशिप चली आ रही हो वो टूट जाए। तो आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने खत से हमें ये भी बताया है कि जो अंदर मौजूद है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मौका पर आकर उनके पास अगर कोई ऐसा चांस आता है तो उस बॉल को लूज नहीं करना चाहिए, और फुल टॉस है उस पर छक्का मारे, बाउंड्री से बाहर भेजे। यही चीज़ हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 5 जजेस वाले मामले पे देख रहे हैं। जब भी इन जज साहबान के पास कोई भी ऐसा मुकदमा आता है तो उसमें लाजमी अपने चीफ जस्टिस या इम्पोर्ट होने वाले दीगर जजेस को उसमें वो चार्जशीट ज़रूर करते हैं। तो यही चीज़ अब हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नज़र आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आपको पता है कि पिक एंड चूज़ चल रही थी आइनी बेंच के अंदर। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब कहते थे मुझे फ़लाँ जज चाहिए, तो इजलास होता था, फ़लाँ जज को बेंच में शामिल कर दिया जाता था। फिर कहा जाता था कि ये 2 जज छोड़ के अगला एक, और उसके बाद मजीद 2 छोड़ के उससे अगला एक चाहिए मुझे। तो फिर इजलास होता, फिर पिक एंड चूज़ होती और जजेस को शामिल कर दिया जाता, सीनियर जजेस को इसमें नज़रअंदाज कर दिया गया था। तो ये वो चीज़ें थी जो हमारे सामने हो रही थी। और फिर हैरानी की बात यह है कि गालबन मार्च या अप्रैल के महीने में आइनी बेंच ने जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की सरबराही में एक कमेटी भी गालबन बनाई थी, जिसका मकसद ही यही था कि वो आइनी बेंच के हवाले से कुछ रूल्स बनाएगी, कुछ ज़ाब्ते बनाएगी, पैरामीटर्स तय करेगी कि अगर किसी जज को आइनी बेंच में शामिल किया जाता है तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, कौन सी ऐसी खूबी होगी जो किसी जज को आइनी बेंच में लाने की वजह बनेगी। सही। तो उसके ऊपर भी अभी तक कोई खास पेशरफ्त नहीं हो सकी। शामिल करने जितने अवेलेबल है। जी, ये बात जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की जानिब से भी की गई थी जुडिशल कमीशन के एक इजलास में, और उनकी जानिब से ये कहा गया था कि बेहतर ये है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आइनी बेंच में शामिल कर दिया जाए। अब सब जजेस को आइनी बेंच में शामिल करने में भी ना एक रुकावट है करामत मुगल साहब, और वो रुकावट क्या है? रुकावट यह है कि अगर तमाम जज शामिल हो जाए ना, बशमूल चीफ जस्टिस पाकिस्तान, तो जो दुकानदारी जस्टिस अमीनुद्दीन साहब चला रहे हैं वो दुकानदारी बंद हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि आइनी बेंच के हवाले से आए जो 26वीं तरमीम है उसमें ये कहा गया है कि जो सीनियर तरीन जज होगा आइनी बेंच में शामिल, जो तमाम जजेस का वो पूल होगा, मिसाल के तौर पे अभी 13 जजेस शामिल हैं उसमें, तो उन 13 जजेस में से जो सीनियर तरीन होगा वो उस आइनी बेंच का सरबराह बनेगा।
तो अब अगर यहाँ पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान या जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल होते हैं, तो वो अल्टीमेटली जस्टिस मुनीब साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब से वो सीनियर हो जाएंगे। जब वो सीनियर होंगे तो आईनी बेंच के जो भी उसमें से होगा, ये सारे होंगे, तो वो उनमें से सीनियर तरीन आईनी बेंच का सरबराह बन जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ओहदे से हट जाएंगे, तो फिर इस तरीके से मसाइल बढ़ सकते हैं। फिर सबसे बड़ी बात कि आईनी बेंच की कमेटी भी तब्दील हो जाएगी। मिसाल के तौर पे चीफ जस्टिस आते हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन भी आते हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर भी आते हैं, तो आईनी बेंच की कमेटी चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल होगी। तो उस तरह जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह, ये दोनों मिलकर तमाम अहम मुकदमात खुद समात के लिए मुकर्रर कर पाएंगे। फिर वो अपनी मर्जी का आज़ादाना बेंच भी बनाने का इख्तियार रखते होंगे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो रुकावट बन रही है, और यही बात आज जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से भी की गई कि ये आईनी बेंच की जो साख है वो तबाह हो रही है। जब तक आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत के हवाले से कोई बाज़ाब्ता रूल्स नहीं बनते, या जब तक 26वीं आईनी तरमीम का कोई हतमी फैसला नहीं किया जाता, क्योंकि दरखास्तें तो पेंडिंग पड़ी हैं। जनवरी के शुरू में एक समाअत हुई, उसके बाद केस ही मुअख्खर कर दिया गया। आज 6 माह हो चुके हैं और वो केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हुआ। तो इसलिए उन्होंने कहा कि या तो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों की फैसला होने तक ये आईनी बेंच में तोसी ना की जाए। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि आप आईनी बेंच का जब तक कोई रूल्स एंड पैरामीटर्स नहीं बन जाते, उस वक्त तक भी आप इसमें कोई तोसी ना करें। लेकिन अब चूँकि आईनी बेंच के अंदर, जुडिशल कमीशन के अंदर हुकूमती और इस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र लोगों की अक्सरियत है, अदलिया के जो अरकान जज हैं वो उस वक्त अकलियत में है, और तो उसमें फिर आप फैसला ले नहीं सकते। वो अपनी मर्ज़ी के फैसले करते हैं, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें एजेंडे में शामिल होती हैं, और फिर उसको अक्सरियत की बुनियाद पर वोट देकर उनकी मंजूरी ले ली जाती है। और अदलिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसकी किस्मत के फैसले हो रहे हैं वो इस वक्त आपके सामने है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे अफगानिस्तान पर अवाम को फैसला करने की बजाय अमेरिका फैसले बैठ के किया करता था, और अवाम की उसमें कोई इनपुट ही नहीं होती थी, वहाँ की लोकल क़यादत की कोई इनपुट ही नहीं होती थी। तो यहाँ पर भी जिनकी किस्मत के फैसले हो रहे हैं उनसे राय ही नहीं ली जाती, उनको अकलियत में रखा गया। तो फैसला कैसे हो, बेहतरी कैसे आए, निज़ाम कैसे बेहतर हो, अदलिया की साख कैसे बेहतर हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की साख को जो इस वक्त वटा लग रहा है वो कैसे उसको ख़त्म किया जाए। तो ये जैसे हमने पहले भी कहा कि अदलिया को वटा बाहर से नहीं आया, यही अंदर से सहूलतकारी की गई। मफाद प्रस्तों का मेरे ख्याल में एक टोला बन चुका है। और जुनेद अकबर साहब ने इस हवाले से बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि मैं तो हैरान हूँ उन माओं पर जिन्होंने ऐसे बच्चों को पैदा किया जो लोगों को इंसाफ फराहम नहीं कर रहे, जो अपनी छोटी छोटी मराहत के लिए लोगों को जेलों में डाल रहे हैं। तो पहले तो हम अलमिया करते थे कि ट्रायल कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, अब तो माशाल्लाह से सुप्रीम कोर्ट भी मैनेज हो चुकी है। और आज मैं शर्तिया बात करता हूँ कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब किसी एक मुकदमे में भी हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा के खिलाफ फैसला दें, अगले इजलास में उनको आईनी बेंच से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा। तो ये तो इस वक्त जजेस की साख बन चुकी है। उनकी किस्मत जो है वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है, हुकूमत के हाथ में है। और मेरे ख्याल में जब तक ये तमाम जज साहबान मुत्तहिद नहीं होंगे तब तक कोई बेहतरी की गुंजाइश नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह हो, जस्टिस मुनीब अख्तर हो, आयशा मलिक साहबा हो, अकील अब्बासी साहब हो, अतर मिनल्ला साहब हो, शाहिद वहीद साहब हो, ये जजेस अपने तय कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अक्सरियत इस वक्त चूँकि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के पास है, इसलिए ये जज साहबान सिवाय अपनी आवाज़ बुलंद करने के और कोई ख़ास इसमें वो इनपुट दे नहीं सकते। लेकिन वो आवाज़ें तो आ रही। लेकिन देखिए ये ज़रूरी है, जब आप नहीं होंगे ना उसमें फील्ड के अंदर, फिर बिल्कुल मौत का सन्नाटा होगा, कोई बोलने वाला भी नहीं होगा। आज मंसूर अली शाह साहब हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं। अब वो मौजूद होने का फायदा क्या है? वेकअप कॉल तो दे सिस्टम को बार बार वो जैसे किसी मरीज को वो झटके देते हैं ना बिजली के, कि यार शायद इसकी सांस चल पड़े, शायद सांस चल पड़े। तो ये वाली सिचुएशन है। तो मेरे ख्याल में ये भी एक फायदामंद है। और अगर आप इस्तीफे दे के घर चले जाएंगे, आप घर जाके बैठ जाएंगे, फिर बैठ कर अफसोस करेंगे, ओ यार मैं अगर यहाँ पर होता तो शायद मेरी आवाज़ से कुछ यहाँ वजन पैदा होता। तो मेरे ख्याल में जो जज साहबान अपने ओहदों पर मौजूद हैं वो मौजूद रहे। जैसे वैसे भी 14 फरवरी को जब इस सुप्रीम कोर्ट में 7 जजेस की तैनाती हुई थी, तो हमने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी साहब से पूछा था कि आपके इस्तीफे के हवाले से खबरें उस वक्त गर्दिश कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि इस्तीफा किसी सूरत नहीं देंगे, सही लड़ते हुए जाएंगे, लड़ते हुए उन्होंने कहा था जाएंगे, हाथ हथियार नहीं फेंकेंगे, हार नहीं मानेंगे। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी अप्रोच है कि जब तक आपको, और वैसे भी अगर इन जजेस को टारगेट किया जाता है तो मेरे ख्याल में इनके लिए सोने पे सुहागा होगा, इनका कद बड़ा हो रहा है, कद बड़ा होगा। ये एक तरह से सियासी शहादत होगी जो इनको नसीब होगी, और इनका नाम, इनका कद काठ वो पाकिस्तान की अदलिया में
सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। दूसरी जाने मोहसिन अख्तर कियानी साहब को किस बात की सजा दी जा रही है, जो अब आया रोस्टर वहां से, उनको किसी भी डिवीजन बेंच पे नहीं रखा गया? देखिए, मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हवाले से तो आपको पता है कि वो इस वक्त अल्टीमेट टारगेट है, निशाना है। निशाना इस सेंस में है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से ही वो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इम्पोर्टेड चीफ जस्टिस जनाब सरफराज डोगर साहब का मामला चैलेंज किया गया था। अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब उन आज़ाद मंश जजेस में शामिल हैं जिन्होंने इमरान खान के मामले पर ISI की से हिदायत लेने या उनकी हिदायत पर अमल करने या उनकी मर्जी का फैसला देने से इनकार किया था। और टेरियान वाइट केस का हवाला इन 6 जजेस ने अपने ख़त में किया हुआ है। फिर ये सारी वो सिचुएशंस हैं जो अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को रास्ता रोकने के लिए की जा रही हैं। बल्कि अब देखें ना, अब तो ये भी एक पुख्ता राय मौजूद है पाकिस्तान की वकला बरादरी में, पाकिस्तान की अदलिया के अंदर, के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनने से रोकने के लिए ये सारी आईनी तरमीम लाई गई। मंसूर अली शाह का रास्ता रोका गया इसी 26वीं आईनी तरमीम के लिए। तो अब देखें ना कि ये सारी चीजें करने का एक अल्टीमेट मकसद है। और जब ये 5 जजेस का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें बैरिस्टर सलाहुद्दीन हो, फैसल सिद्दीकी हो या हामिद खान साहब हो, इन सब ने यही नुक्ता इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी कि ये बदनीयती है। बदनीयती को आप कोई दस्तावेजी शवाहिद से साबित नहीं कर सकते। ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं जिनको आप एक कड़ी को दूसरे से तीसरे से मिलाते हैं, तो आपके सामने एक खाका बनता है कि हाँ, ये वाकया पहले हुआ, इस वाकये के बाद हमने ये वाकया रूनमा होते देखा, उसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, और कैसे इन जजेस को काउंटर करने की कोशिश की गई। तो उससे आप इस्टेब्लिश करते हैं कि हाँ, यहाँ पर बदनीयती और बददयांती है। जैसे काजी फायज ईसा कहता था कि मैंने फैजाबाद धरना केस का फैसला दिया था फरवरी 2019 में, और उसके बाद फिर अप्रैल से ही मेरे खिलाफ ये सारे इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई थी और मेरे खिलाफ रेफरेंस आ गया। सही। तो जब वहाँ पर आप बदनीयती को तस्लीम कर रहे थे, तो फिर यहाँ पर भी आप बदनीयती तस्लीम करें। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो जज साहबान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन को अगवा करने के बाद उनके मर्दों से वोट लेकर 26वीं आईनी तरमीम से मुस्तफीद हुए हैं, मेरे ख्याल में ऐसे जज साहबान की अब आंखें बंद हो चुकी हैं। और मैं तो वैसे ये इस तरह की सख्त बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन अब तो शायद इनके ज़मीर ही सो चुके हैं, या ये उनको जानबूझ के ज़मीर को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़मीर जाग नहीं रहे। दूसरी जानब PTI का सबसे आम तरीन केस जिस पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं, अब वो भी डेफर हो गया है जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की वजह से। और देखिए, वो आपको पता है कि आज एक बड़ी एक अफसोसनाक खबर आई कि जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की वालिदा माजिदा की वफात हुई है। और उसकी वजह से अब वो चूंकि बेंच में शामिल है, मैंने अमीनुद्दीन साहब का नाम है, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, तो उनकी वालिदा की वफात हुई, तो उसकी वजह से वो अब यूरोप चले गए हैं, बलूचिस्तान। और वहाँ जब तक वो मौजूद रहेंगे तो उस वक्त तक आईनी बेंच की समाअत नहीं हो सकती। और जो अदालती ज़राए से हमें खबरें मिली हैं आज कि सोमवार या कम अज़ कम मंगल तक तो इस केस की समाअत का कोई इम्कान नहीं है। मुमकिन है कि बुध या जुमेरात में से किसी दिन या दोनों दिनों में ये समाअत हो जाए। ये भी मुमकिन है कि आइंदा हफ्ते, पूरे हफ्ते में इस केस की समाअत ना हो, और इसको आइंदा से जो अगला हफ्ता होगा उसमें इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। बहरहाल इमरान खान साहब के मुकदमात हैं कि पहले ट्रायल कोर्ट में डिले किया गया, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिले किया जा रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी है, हाई कोर्ट जी हाई कोर्ट में 26 को भी है। देखें कि उसमें भी कोई चीज़ निकलती है या नहीं। उस हवाले से भी वैसे हवालदार मुनीब फारूक साहब पहले ही बता चुके हैं कि इमरान खान के मुकदमात 5 जून को, फिर 11 जून को क्यों नहीं हुए, और उसमें सरफराज डोगर साहब सिवाय कठपुतली के उनका कोई किरदार नहीं है। जब तक इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामलात कुछ सीधे नहीं करते, तब तक उनके मुकदमात में किसी किस्म का रिलीफ मिलने, जब तक सरेंडर नहीं करते। तो दूसरी जानिब आज जो 9 मई के एक मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत होना, फिर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर यहाँ आमिर मुगल साहब, उमर अयूब साहब, बैरिस्टर गौर साहब की ये ज़मानतें होना, इनको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि चेंज है या वाकई कुछ बेहतर होने? देखिए, चेंज कोई नहीं है। ये बात लिखी पड़ी है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान के मुज़ाकरात कामयाब हो ही नहीं सकते। ये दीवार पर लिखी हुई तहरीर है मेरे ख्याल में। और देखिए, दफ़ा 144 का कौन सा मुकदमा था? आपने आमिर मुगल साहब का घर तोड़ा, उनके बच्चों को रात को थाने में रखा, उसके अलावा उनकी वालदा की वफात हुई, तो उस मौका पर भी उनको शदीद सख्तियों का सामना करना पड़ा, छुप छुपा कर नहीं आए थे। ये पत्नी जनाजा उन्होंने पढ़ा या नहीं, बहरहाल मुश्किल हालात है उनके लिए भी। तो वजह क्या है जी कि सियासी रहनुमा है, PTI इस्लामाबाद के सदर भी हैं, और कत्ल का मुकदमा भी उनके ऊपर डाल दिया गया। तो ये वो सारी चीज़ें, और आपको पता है जब
8 सितंबर का जलसा हुआ था पिछले साल, तो उसमें जलसा इनका था संगजानी के पास, और एक वाकया हुआ था पुलिस का, जो वो भी मनगढ़ंत लगता है 26 नंबर चुंगी पे, और उसमें भी दहशतगर्दी का मुकदमा डाल दिया गया था इस पे जो आमिर मुगल साहब के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट सदर हैं वो, इस वजह से। तो इसलिए मेरे ख्याल में अदलिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को अगर 2 साल के बाद जमानत मिल रही है तो अदालतें एहसान कर रही हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को 2 साल के बाद अगर जमानत मिली है तो अदलिया का एहसान है। मेरे ख्याल में इन जजेस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी कि जमानत जैसे मामूली मुकदमात में भी आप इन जो सियासी रहनुमाओं को इंतकाम का निशाना बनाने में आप साथ मुलविस हो रहे हैं। और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के जो मुकदमात हैं उसमें तो मेरे ख्याल में शर्म भी शर्मा गई है कि उस बुजुर्ग खातून के खिलाफ पिछले 2 साल से पुलिस रिकॉर्ड अदालत में पेश नहीं कर रही, और जज साहबान उनमें से किसी के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा हैं कि भाई आप हर हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद आते हैं, तारीख लेके चले जाते हैं। वो कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है जो आज तक अदालत में पेश नहीं हो सका? तो इसलिए मेरे ख्याल में जो बात की है ना जुनैद अकबर साहब ने, वो बिल्कुल ठीक है। दिलों के जख्म अंदर लगे हुए हैं, दिल के अंदर से अब भड़ास निकल रही है। अब ये जज उसको अपनी तौहीन अदालत समझें या जो मर्जी कहें, लेकिन जिनके साथ आप जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं उनकी जगह पे खुद को रख के देखें तो आपको एहसास हो कि आपसे इस वक्त कितनी बड़ी गलतियां हो रही हैं। और रोजे महशर आपने भी रब के हुजूर जाना है, और आपने भी वहां जाकर अपना, हमेशा के लिए ये सिस्टम ऐसे थोड़ी सिस्टम हमेशा के लिए नहीं है। आप इस्तेमाल हो रहे हैं, और इस्तेमाल होने वालों का हमने अंजाम बहुत बुरा देखा है। कुछ लोग अपने ओहदों पर होते हुए चीज़ों को समझ जाते हैं और वो इबरत पकड़ लेते हैं। कुछ वो होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद जब खाली हाथ होते हैं तो फिर देखते हैं कि अब क्या करें, फिर वो आर्टिकल भी लिखते हैं, वो इंटरव्यूज देने की कोशिश करते हैं, सब कुछ करते हैं, सहाफ़ियों को बुलाकर फिर वो महफिलें बिठाकर, खाना खिलाकर, सफाइयाँ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका होता है और आप एक चले हुए कारतूस बनकर रह जाते हैं। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके वक्त का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।